जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। ये है 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस हार्ड चैलेंज की 48th क्लास, जिसमें क्लोज टेस्ट हमने सेक्शनल प्रैक्टिस में स्टार्ट करें, उसकी ये तीसरी क्लास है। ठीक है। 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं। एक क्लास में 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 10 क्लोज टेस्ट एक क्लास में। ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, यानी कि क्लोज टेस्ट और उनके ऑप्शंस में से क्वेश्चन आपको चूज करना है। ठीक है ना। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि क्लोज टेस्ट के लिए आपके ग्रामर वाला सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए और वोकैबुलरी की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वोकैबुलरी भी आनी चाहिए, प्लस वोकैबुलरी, अगर कोई वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको फिल इन द ब्लैंक में सेट करना भी आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेंस मैच करना आना चाहिए। ये आपका रीडिंग से बिल्ड होता है। ठीक है। तो 10 से 20% आपका रीडिंग का भी रोल होता है क्लोज टेस्ट के अंदर। ठीक है ना। चलिए, तो सेशन को आप शुरू करने से पहले लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है। और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता दिया करो। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने है। आप चाहो तो पहले इसको पढ़ लो। ये वही एक ही मतलब पैसेज में से 3-4 क्लोज टेस्ट ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीजीएल और सीपीओ में। ठीक है। तो ये एलिफेंट की भी जो स्टोरी जो चल रही है ना, थम्बी चिन्ना थम्बी, वो ये वही से है। ठीक है। तो चलो, एक और क्लोज टेस्ट है। सीधे ऑप्शंस पे आते हैं और पढ़ते चलेंगे और आंसर भी करते चलेंगे। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखो, डस्क तो आप जानते हैं, ये आइवरी डस्क जानते होगे, हाथी के दांत। तो डस्क सेट्स इन एट द वर्गेलियर एलिफेंट कैंप। ये एक एलिफेंट कैंप, ये पूरी स्टोरी है वर्गेलियर एलिफेंट कैंप के नाम से। अगर आप गूगल या विकिपीडिया पे सर्च करोगे ये मिल जाएगा। डीप विद इन द एनिमलिया टाइगर रिजर्व, एक एनिमलिया टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है, ठीक है, ATR। It's a dinner time for the 25-year-old Tusker and he is dash balls made of steamed ragi flour mixed। अब देखो यहाँ पे आपको he is dash या he is dash नहीं, हाँ he is dash। अब देखो he के साथ मान लीजिए he और is के साथ मान लो मेन वर्ब आ रही है, तो आप इसको कौन सी फॉर्म में लगा सकते हैं? is RM के बाद में हम ING लगाते हैं कायदे से, तो हमें मान लीजिए फेडिंग लगाना चाहिए। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, फीड का मतलब क्या होता है? फीड का मतलब होता है खिलाना। अब खिलाना, अब या तो जैसे मान लो मैं आपको खाना खिला रहा हूं, तो मैं खिला रहा हूं, आप खा रहे हैं। अगर मुझे खिलाया जाए तो उसका मतलब ही तो खिलाना है, मुझे खिलाया गया इसके द्वारा। मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए या पैसिव वॉइस में, ये डिपेंड करता है। अगर हाथी सब्जेक्ट है तो हाथी को कोई खिलाएगा या हाथी किसी को खिलाएगा? यहां पे आप देखोगे इट्स डिनर टाइम फॉर द 25-year-old टस्कर एंड हीज, तो यहां पे जो ही इज यूज किया गया, हीज वो एक एलिफेंट के लिए, एक हाथी के लिए यूज किया गया है। यहाँ कोई पर्सन नहीं है, मतलब उस हाथी को खिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी पैसिव वॉइस, क्योंकि उसको खिलाया जा रहा है खाना। तो पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, फेड हो जाएगा। समझ गए? हाँ जी। तो ही इज फेड बॉल्स, उनको बॉल्स खिलाए गए। किस चीज के बने हुए? मेड ऑफ स्टीम्ड रागी फ्लोर मिक्स्ड डैश, मतलब एक रागी फ्लोर है, रागी का कुछ कोई होता होगा, है ना, उसके आटे से बनी हुई बॉल्स खिलाई गई हैं और उसमें कुछ मिलाया गया है। क्या चीज मिलाया गया है? सम राइस। उसमें सम राइस मतलब 2 चीजों से मिला हुआ है, एक तो रागी फ्लोर प्लस राइस। तो यहाँ पे आपको कोई एक ब्लैंक दे रखा है, इसके भी 4 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या भरोगे? मिक्स्ड डैश, मिक्स्ड फ्रॉम राइस या मिक्स्ड विद सम राइस या मिक्स्ड ऑफ सम राइस या बाय। ऑब्वियसली इसमें कौन सी प्रेपोजिशन लगाओगे? जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ी होती है तो हम क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे विद आना चाहिए, विद सम राइस, चावलों के साथ। चलिए आगे चलो।
इसमें भी आपको एक एडवर्ब यूज करना है थर्ड वाले में, जरा चेक करके बताएंगे। ग्रीन ग्राम, साल्ट एंड जैगरी, यहां तक ये सारी चीजें मिली हुई हैं उसमें। अब इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप है, इसके बाद सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है ना। आसानी से समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। अभी देखो 2 क्वेश्चन है, दोनों आपके ग्रामर से ही बने हैं, है ना, दोनों ही ग्रामर से ही बने हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, डैश आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डैश अराउंड। अब देखो वहां पे कितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, नाउ, वेयर, एनीवेयर, देयर या फिर एयर। भाई ऑब्वियसली ये जो वर्ब है वो हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है, तो आपको यहाँ पे देयर यूज करना चाहिए, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन ही यूज होता है शुरुआत में वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पर होगा देयर आर हाफ अ डजन, मतलब 6 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं। डैश अराउंड पर्सन, अब देखो डिपार्टमेंट नाउन नहीं है, नाउन तो यहाँ पे आएगा और वो प्लूरल फॉर्म में होगा। डिपार्टमेंट डैश, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कौन होते हैं, पर्सन होते हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होंगे, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होंगे, या ऑफिशियल्स होंगे। ऑफिशियल्स तो अलग होते हैं, ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय थे वहाँ पे, 6, ठीक है ना। हाँ, एम्प्लॉयज अराउंड, आसपास। इंक्लूडिंग वी जनरेशन, एक वी जनरेशन है जिनका नाम है वी जनरेशन, बट वो है कौन, द फील्ड डायरेक्टर, वो वहाँ के फील्ड डायरेक्टर हैं। डैश एटीआर, ऑन एटीआर, एटीआर तो जगह का नाम हो गया, ऑफ एटीआर, बिटवीन एटीआर या अमंग एटीआर, मतलब वहां के फील्ड डायरेक्टर हैं। अब देखो एटीआर तो एक डिपार्टमेंट है, एक रिजर्व है, लेकिन वहां पे क्या होता है, एक फील्ड डायरेक्टर कौन होता है, जो क्लस्टर मैनेजर होता है ना, ऐसे ही फील्ड डायरेक्टर होता है। वो क्या करता है, सभी जैसे यहाँ पे ऑन एटीआर होना चाहिए, देखो ऑन तो नहीं होगा, या तो एट होता तो चल जाता, फिलहाल यहाँ पे हमें बिटवीन लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, यानी कि किन्हीं 2 डिपार्टमेंट या के बीच में जो एक फील्ड एरिया होता है, मतलब फील्ड डायरेक्टर होता है कि तुम इन सभी जो है उन पर नज़र रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिटवीन लगाना पड़ेगा। अमंग भी नहीं लगा सकते, ऑन और ऑफ तो आएगा नहीं, बिटवीन और अमंग में से कुछ भी लगा सकते हैं, बट इसमें देखते हैं कोई ऐसा क्लू मिलेगा, नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि एट द वर्गिलिया एलिफेंट कैंप विद इन द एनिमलिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। हाँ, तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम बिटवीन ही लगाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। इसमें ये तो दिखाया नहीं गया कि कई सारे एटीआर्स हैं, ऐसा नहीं है। और बिटवीन का दूसरे सेंस में भी इस्तेमाल होता है, किस में, रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्लोज टेस्ट यहाँ पे लिखा है, क्लोज टेस्ट नंबर 2, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल, कैसा रोल, बेटर रोल, विटाल रोल, टोटल रोल या लाइफलेस रोल। बताओ, आराम से आपको टाइम मिलेगा सोचने का, 10 से 15 सेकंड का आप जो है टाइम ले सकते हैं, ठीक है ना। आराम से सोच के आप मुझे बता सकते हैं तसल्ली पूर्वक, बहुत सिंपल सी चीज़ है वैसे तो। बताइए, देखो कम्युनिकेशन जो होती है वो प्ले करता है कैसा रोल, एक डैश रोल, बेटर रोल, विटाल रोल होता है बहुत बड़ा रोल। विटाल मतलब होता है सबसे बड़ा, मतलब एक होता है ना कि तुम्हारा एक अच्छा रोल है हमारी कंपनी में, तुमने सबसे अच्छा रोल निभाया है, तो विटाल मतलब होता है बड़ा, विशाल। लाइफलेस, टोटल ये नहीं होगा, ये होता है बड़ा रोल, मतलब कम्युनिकेशन का ज़्यादा रोल होता है किसी भी चीज़ में, है ना। तो आगे बताएगा, इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, एक मैन के ओवरऑल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, कम्युनिकेशन का। इट कैन बी लर्न बाय आर डैश एफर्ट्स, इसको सीखा जा सकता है इंपॉर्टेंट एफर्ट से, कॉन्ट्राडिक्टरी एफर्ट से, या अनक्लियर एफर्ट से, या कॉन्शियस एफर्ट से। अगर आप अपने कॉन्शियस एफर्ट्स लगा सकते हैं तो आपको कम्युनिकेशन जल्दी आ जाती है। कॉन्शियस का मतलब होता है अलर्ट, सावधानी पूर्वक अगर हम अपने एफर्ट डालें किसी भी चीज़ में तो हमें कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आ जाती है, समझ गए ना। तो कॉन्शियस एफर्ट्स हो जाएगा इसमें। सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड, एबिलिटी टू रीड, एजिलिटी टू रीड, वैरायटी या फैसिलिटी। ऑब्वियसली क्या होना चाहिए,
भाई किसी भी काम को करने की एबिलिटी ही तो होती है, एबिलिटी टू रीड, रीड करने की एबिलिटी ही तो होगी। हमें कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है, एबिलिटी ही तो चाहिए होती है, रीडिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, तो एबिलिटी ही यूज होगा। योग्यता, एजिलिटी तो फुर्ती होती है, ये तो फुर्ती होती है, ठीक है, ये होती है योग्यता, किसी भी काम को करने की जो योग्यता होती है। राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर, बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो बैरियर्स होते हैं किसके द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा जो बैरियर्स होते हैं वो हमें रोकते हैं किस काम को करने से, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को। कम्युनिकेशन प्रोसेस को रोकने का काम कौन करते हैं, कम्युनिकेशन के बैरियर्स। अब बाय कम्युनिकेशन होगा या अगेंस्ट या टू या फ्रॉम, ऑब्वियसली क्या होना चाहिए बताओ, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, किस वजह से, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग को ही ले लो, जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम बोल नहीं पाते बिना सीखे, लेकिन कई बार हम सीखने के बाद भी नहीं बोल पाते, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर कुछ बैरियर्स हैं, लाइक कि हम खुद ही नहीं बोलना चाहते, हम पहले शुरुआत जो है परफेक्शनिस्ट होके करना चाहते हैं, हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि हम पहले परफेक्ट होंगे बोलने में तभी बोलेंगे, तो ये हमारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। तो किसी चीज़ की ये डेस्टिनेशन यानी कि एक किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए टू का इस्तेमाल होता है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं वो हमें रोकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को, यानी कि आगे बढ़ने से। और वो बैरियर्स क्या होते हैं कि हम खुद ही कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, मतलब चीज़ों को शुरू से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए एक बैरियर बन जाते हैं, ठीक है ना, रुकावटें बन जाती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दीज बैरियर्स, भाई इन बैरियर्स को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करोगे, ओवरकम, सक्सीड या स्टैंड, ऑब्वियसली ओवरकम होगा। देखो अगर आपने कोई बैरियर्स बना रखे हैं कि भैया मेरे इस काम में ये चीज़ आड़े आ रही है, तो वो बैरियर हो गया, बैरियर मतलब होता है रुकावट, तो आप उन रुकावटों को तोड़ने के लिए आपको तोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप उसको आगे प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है ना। तो ओवरकम का मतलब होता है जीतना या उनको हटाना अपने रास्ते से, उस पर विजय प्राप्त करना, तो ऑब्वियसली ओवरकम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बैरियर्स बनाओगे नहीं, आप बैरियर्स में सफल नहीं होगे, स्ट्रेंथन मतलब उनकी ताकत नहीं बढ़ाओगे। अगला क्लोज टेस्ट देखो, क्लोज नंबर 3, ये है आपका क्लोज टेस्ट नंबर 3। मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, भाई मशीन जो है वो क्या हो सकती हैं, मानव की नौकर बन सकती हैं या बन चुकी हैं, बनी हुई हैं। यट अभी तक मैन हैज़ ग्रोन सो डैश, मैन यानी कि इंसान ने बहुत सारी चीज़ें ग्रोथ कर रखी हैं, क्या कर रखी हैं, सबॉर्डिनेट, सो सबॉर्डिनेट या इन्फीरियर या डिपेंडेंट या हेल्पलेस। मैन हैज़ ग्रोथ सो सबॉर्डिनेट ऑन दैम, सो इन्फीरियर तो तुच्छ होता है, हेल्पलेस तो बिना सहायता के, या डिपेंडेंट ऑन हो जाएगा, उन पर निर्धारित होना मतलब निर्भर होना, यानी कि जो इंसान है उन्होंने इतनी सारी ग्रोथ कर रखी है और वो मशीन पे क्या हो रखे हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। दैट दे आर इन अ फेयर वे बिकम हिज डैश, बिकम हिज मास्टर्स। बताओ इनमें 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मास्टर्स, स्लेव्स, विक्टिम्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स सॉरी। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या चीज़, ऑन दैम दैट दे आर इन अ फेयर वे बिकम हिज डैश, बिकम हिज मास्टर्स, मास्टर्स ही होगा, मास्टर्स का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, ठीक है ना, विक्टिम्स नहीं, मास्टर्स हो जाएगा मतलब बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन्स, मतलब ज़्यादातर एक इंसान की जो लाइफ है वो किस चीज़ में ख़त्म हो रही है, उन मशीन्स को के लिए वेट करना। वेट के साथ क्या आता है, प्रपोजिशन, वेट के साथ, चलो ठीक है इसमें प्रपोजिशन तो है ही नहीं है बट देख लेते हैं,
देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर, लुकिंग आफ्टर का मतलब है कि देखभाल करने में, एंड वेटिंग डैश मशीन्स, वेटिंग फ्रॉम, वेटिंग अंडर मशीन्स, या वेटिंग अपॉन, वेट इनटू। बताओ क्या होना चाहिए। वैसे तो कायदे से देखो किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम वेट करते हैं तो वेट के लिए फॉर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मशीन पर वेट करिए, मशीन के लिए वेट करने में और उनकी देखभाल करने में, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम तो लगाना नहीं है, अंडर भी नहीं लगा सकते, इनटू भी नहीं आ सकता, और अपॉन आ जाएगा, ठीक है। वेटिंग अपॉन मशीन्स, जैसे होता है ना कि हम किसी भी चीज़ पे ज़्यादातर डिपेंडेंट्स हो जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को लेके हम वेट करते रहते हैं, है ना। तो और कोई प्रपोजिशन यहाँ पे जो है फिट नहीं बैठेगी। अपॉन मशीन्स, मशीन्स वर वेरी स्टर्न बॉसेस, एकदम कठिन कठोर बॉस होते हैं। अगर आपने मशीन को यानी कि किसी रोबोट को आपने बोल दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर उसके पास चाहे आपके पिताजी आ जाएं, आपका बॉस का भी बॉस आ जाए, वो जैसा उसके अंदर प्रोग्रामिंग करी गई है वो वैसे ही फंक्शन करेगा। वो रिलेटिव्स या कोई सेंसेशंस नहीं है उसके अंदर। तो वो सबसे स्ट्रिक्ट बॉस होता है। जो भी मशीन होती है वो कठोर बॉस होती है, वो किसी को बख्शती नहीं है। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश, उनको क्या खिलाया जाता है, कोल, मतलब कुछ ऐसी मशीन होती है जो कोयले से चलती है, एंड डैश, एंड गिवन पेट्रोल गिव्स, या ऑब्वियसली गिवन होगा भाई, पैसिव वॉइस है ना। जब यहाँ पे बी प्लस V3 है तो एंड के साथ यहाँ पे भी V3 होना चाहिए, गिवन होगा, पैसिव वॉइस होगा, है कि नहीं। यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है भाई। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए ग्रामर, उसके बिना क्लोज टेस्ट सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस ग्रामर से ही बन जाते हैं। फिर वोकैबुलरी के भी क्वेश्चन आते हैं, उनका सेंस थोड़ा सा आपको सेट करना आना चाहिए। आगे चलोगे तो 15th नंबर में आप क्या लगाओगे, टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर, आउटडेटेड टेम्परेचर, ऑप्शनल, ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमम। कैसा टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए इनको, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब जो उनको चाहिए, जिस तरह के टेम्परेचर की उनको रिक्वायरमेंट है उस तरह के टेम्परेचर में रखना जरूरी है। ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी होता है, ऑप्टिमम का मतलब होता है उपयुक्त, ठीक है। आगे चलिए, वाटरमेलन, ये सेट नंबर 4 है, ठीक है। 10 सेट आपको कराए जाते हैं, एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, ओवरऑल 10 में 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और जितना टफ आपको लगता है, जितना कठिन आपको लगता है, एक्चुअली उतना कठिन नहीं होता है। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन सब लास्ट में इसीलिए करते हैं ताकि आपका बाकी का सिलेबस पहले हो जाए, और उन्हीं सिलेबस का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगर आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वोकैबुलरी आप याद करते आ रहे हो, अभी तक आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, सर ने बोला था, अभी तक कर रहे हो, तो इन्हीं तीनों चीज़ों से आपका क्लोज टेस्ट, पैराजिम्बल और जो आपका पैसेज है वो सारे बन जाते हैं। इससे बाहर कुछ होता नहीं है। चलो इसका आंसर बताओगे। प्रपोजिशनल, देखो सब में प्रपोजिशन यूज़ की जा रही हैं, ठीक है ना, नॉर्मल है। वाटरमेलन, वाटरमेलन तो आप जानते हैं जो तरबूज होता है, इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कलहारी डेजर्ट। बिलीव, बिलीव मतलब भरोसा करिए, इट डैश नॉट द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट। ऐसा माना जाता है कि वाटरमेलन सबसे पहले अफ्रीका में एक डेजर्ट में पाया गया था। बिलीव करिए, इट डैश नॉट, बिलीव इट और नॉट, हाँ बिलीव इट और नॉट, ये कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, ये कॉमा नहीं आएगा। बिलीव इट, डायरेक्ट बिलीव के बाद ऑब्जेक्ट, बिलीव इट और नॉट, या तो भरोसा करो ना करो, बोलते हैं मानो ना मानो, वो वाला है। मानो ना मानो, बिलीव इट और नॉट, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, जो सबसे पहला रिकॉर्ड जो बना है किस चीज़ का, वाटरमेलन हार्वेस्ट, मतलब कहाँ पे ये उगा था, डैश नियरली 5000 ईयर्स अगो इन इजिप्ट। इजिप्ट में 5000 साल पहले की बात है। वहाँ ऑकर्ड हुआ होगा, प्रोड्यूस हुआ होगा, डिस्कवर हुआ होगा, या कंटेंड होगा। देखो कंटेंट भी नहीं होगा, डिस्कवर्ड भी नहीं होगा, प्रोड्यूस हो सकता है, सॉरी प्रोड्यूस और ऑकर्ड। देखो मैं बताता हूँ, प्रोड्यूस और ऑकर्ड दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों में ये तो दोनों होंगे नहीं। डिस्कवर तो किसी चीज़ को खोज के निकालना होता है। अब वाटरमेलन क्या है, एक फ्रूट है। अब उस फ्रूट को पैदा हुआ होगा तो पहली बार कहाँ से निकला, पहली बार तो किसी इंसान ने प्रोड्यूस नहीं करा। देखो प्रोड्यूस होता है उत्पादित करना,
ये होता है उत्पादित करना। अब उत्पादित करना मतलब है कि इंसान इसको बोएगा और वही इसको काटेगा, समझ रहे हो, तो इसको तो प्रोड्यूस कहते हैं। एक होता है ऑकर्ड मतलब घटना, घटित होना, ऐसे लिख लो, घटित होना। अब भाई जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले इंसान कहाँ पे बना, तो भाई वो इंसान जो है प्रोड्यूस तो अब हो रहे हैं ना, है ना, अभी तो जो लोग होते हैं पैदा हो रहे हैं, लेकिन पहले तो सबसे पहले तो कोई ना कोई ऐसी घटना हुई होगी जिससे इंसान की उत्पत्ति हुई होगी या किसी पेड़ पौधे की उत्पत्ति हुई होगी, तो उसको ऑकर्ड कहते हैं, मतलब घटित होना। तो सबसे पहले वाटरमेलन 5000 साल पहले घटित हुआ था, यानी कि ऐसे ही अपने आप कहीं से निकल आया होगा किसी भी कारणवश। अभी मैं एक क्या बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ कि दुनिया की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी, मैं शेयर करूँगा तुम्हें कभी, है ना। हालांकि वो भी सब इमेजनरी सा ही होता है, रियल तो कुछ होता नहीं है इतना ज़्यादा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 18 में क्या आना चाहिए, इन इजिप्ट एंड इज डैश इन इजिप्टियन, इट डिपिक्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड या डायरेक्टेड या डाइवर्टेड, मतलब इनमें से क्या होना चाहिए बताओ, है। देखो यहां पर हो जाएगा, इजिप्ट में ये सबसे पहले पाया गया था और इसको डैश किया गया था इजिप्टियन के द्वारा, ठीक है, इन इजिप्टियन हेरोग्लिफिक्स, अच्छा है, ठीक है, हेरोग्लिफिक्स एक साइंस हो गई, ऑन द वॉल्स ऑफ देयर डैश, ठीक है। तो यहाँ पे डिपिक्टेड होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बांटना होता है, डिपिक्ट हो जाएगा, डिपिक्ट मतलब होता है चित्रित करना या दिखाना, डायरेक्टेड भी नहीं होगा, डाइवर्टेड भी नहीं होगा, डाइवर्ट होता है भटकाना, डायरेक्टेड होता है दिशा दिखाना। तो ये साइंस के अंदर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स, देखो ये होता है चित्रित करना, एक सबसे पहले वहां पे ये पाया गया था और इसके दीवारों पे क्या कर दिया गया, इसको चित्रित कर दिया गया, डिपिक्ट मतलब होता है इनके चित्र बना देना, तो चित्रित कर दिया गया था दीवारों पे, ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स, अपनी डैश बिल्डिंग्स पे, ऑब्सोलेट बिल्डिंग्स, एंशियंट या आउटडेटेड या एल्डरली। भाई 5000 साल पुराने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई होगा। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ये भी ऑब्सोलेट होता है लेकिन ये होता है अप्रचलित, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अब नहीं चलती है, तो उसके लिए हम ऑब्सोलेट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसके लिए हम एंशियंट वर्ड ही यूज़ करेंगे, ये दोनों तो होंगे नहीं। आउटडेटेड का मतलब एक्सपायर होना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भाई 5000 साल पुरानी एंशियंट हिस्ट्री में ही तो ये सब मिला होगा, तो एंशियंट से आप समझ सकते हैं, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन काल। दिस फ्रूट वॉज often placed dash the burial tomb, if with, after or along. This fruit was often placed dash the burial tombs of kings to provide nourishment in the afterlife. नहीं, ये क्या है, burial tombs of kings नहीं, to provide nourishment in the after life, along होना चाहिए, along होगा, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है, along होगा। along का मतलब होता है किस साथ, बराबर में, किनारे, ठीक है ना। इसको रखा जाता था, कहाँ पे रखा जाता था, बरियल टॉम्स के किनारे, जो भी किंग्स, टू प्रोवाइड नॉरिशमेंट, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी होगा इसका। अलोंग का मतलब होता है के साथ, के बराबर में, तो अक्सर क्या होता था, इस फ्रूट को रखा जाता था बरियल टॉम के साथ में, जिससे कि क्या, किस लिए, ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नॉरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ, मतलब कि इनके जीवन के बाद में इनका जो है नॉरिशमेंट मतलब पालन पोषण के लिए, कि होता ना, ये दो लाइफ में बिलीव करने वाले लोग होते ना, होते थे उस केस में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, दिस वाइज सेइंग्स, ये फिफ्थ है, ठीक है, याद रखना, ये सेट नंबर फिफ्थ है। बताओ फटाफट से, ऑप्शंस भी आपके पास हैं और आप जो है आपका पैसेज भी आपके सामने, जल्दी से आंसर करके मुझे बताइएगा कि क्या होगा, बताओ। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9,
दिस वाइज सेइंग सजेस्ट्स दैट एंड डैश, ये एक ईडियम है, एक फ्रेज है जो कि बोला गया है। अब इससे क्या मतलब पता चलता है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि दिस वाइज सेइंग, ये एक बहुत ही समझदारी पूर्वक कहा गया है। और ये क्या करता है, ये जो बात कही गई ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, मतलब अगर टाइम की आप बचत करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है। और ये समझदारी वाले शब्द जो शब्द हैं ये सजेस्ट करते हैं दैट एन डैश एक्शन टेकन ऑन टाइम, कैसा एक्शन, सुपरफिशियल तो ऊपरी एक्शन होता है, ऊपर ऊपर से एक्शन लिया गया है। और टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब सुधार सकता है एक गलती को भी, एक गलती को भी सुधार सकता है अगर कैसा एक्शन लिया जाए, अपोजिट एक्शन नहीं होगा। एप्रोप्रिएट एक्शन, उचित एक्शन लिया जाए, एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित। तो ये क्या कर सकता है, एक एरर रूल्स को भी जो है कर सकता है, ठीक कर सकता है। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना। डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन, इसमें क्या होगा, रूल डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ, आउट द पॉसिबिलिटी, फॉर द पॉसिबिलिटी, इन द पॉसिबिलिटी या एट द पॉसिबिलिटी, आउट द पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। एन एरर रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर्स डैश, फ्यूचर क्या, फ्यूचर डैश, बताइए इस पे क्या होगा, फ्यूचर्स है ना, एरर्स एंड फ्यूचर्स डैश, डैमेजेस, फैसिलिटीज, एडवांटेज। और देखो पहली बात तो फ्यूचर्स होगा ऐसे करके, फ्यूचर्स, फ्यूचर्स क्या, फ्यूचर्स डैमेजेस। मान लीजिए कि आज अगर आप सही समय पर कोई एक स्टेप लेते हैं तो पहली बात तो जो आपने गलतियां की हैं या हो रही हैं उनको सुधार सकते हो, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो भी नुकसान होने वाले हैं उनको भी सही कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप सही समय पे, जैसे मैंने सच बताऊं अपनी लाइफ में बहुत सही समय पे डिसीजन लिया था, वरना मैं आज थोड़ा सा परेशान या ज़्यादा परेशान हो जाता था, मेरी इतनी स्थिति नहीं थी कि मैं सर्वाइव कर पाता, मैं भी बहुत मतलब, तो मैंने सही टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए जिसकी वजह से मैंने फ्यूचर में कुछ परेशानियों को झेलने के लिए मेरे पास थोड़ी सी ताकत आ गई, ठीक है। अब चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं, यानी कि मैं इतना समझदार और चीज़ों को टैकल करना आ गया है कि अब चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए हिम्मत नहीं आ रहेंगी, क्योंकि बहुत कुछ झेल लिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो फ्यूचर में जो डैमेजेस होने वाले होते हैं उनको भी आप सुधार सकते हैं अगर सही समय पे आपका स्टेप अच्छा लिया जाए। अगला देखो, विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर, समझदारी क्या है, समझदारी वही है जो आप अपनी गलतियों को सुधारते हो। गलतियां कर रहे हो, बार बार गलतियां कर रहे हो, वो समझदारी नहीं है। गलतियां हो गई कोई दिक्कत नहीं, अब उनको सुधार लोगे, ये समझदारी है। एज सुन एज इट इज डैश, एज सुन एज इट इज इन्वेंटेड, इट इज प्रपोज्ड, इट इज मैनेज्ड, इट इज डिस्कवर्ड डैश, है ना। जैसे मान लो आपने कोई गलती कर ली और अगर वो किसी की नज़र में नहीं आ रही है तब तक तो ठीक है, अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसको अगर आपने सुधारा नहीं, किसी और ने सुधारा है, तो आप फिर पछताओगे। तो आप अपनी गलतियों को खुद ही ठीक कर लो समय रहते। एज सुन एज इट इज़ डिस्कवर्ड, इट इज़ डिस्कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर ये किसी दूसरे, डिस्कवर्ड का मतलब है कोई अगर दूसरा आपकी गलतियां ढूंढेगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपको खुद ही अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए समय से, ठीक है। इन्वेंटेड तो होता नहीं है, मैनेज्ड नहीं होगा, प्रपोज्ड भी नहीं होगा, डिस्कवर्ड होगा। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द डैश, डैश, मेलोडी, मेलोडी, रेमेडी या पैरोडी, बताओ मेलोडी और मेलोडी, बताओ इसमें से क्या लगाओगे आप, जल्दी से बताएंगे फटाफट सभी लोग, ठीक है ना। बताओ भाई जल्दी से, देखो क्या होना चाहिए 25 नंबर पे। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द डैश टू ग्रोथ, मेलोडी, मेलोडी, देखो सबके मीनिंग एक जैसा, साउंड सबका एक जैसा है बट मीनिंग सबके अलग अलग हैं। आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये जो मेलोडी है ये आपने बहुत बार सुना होगा, जो आप टॉफ़ी खाते हो मेलोडी वो ये होता है, इसका मतलब होता है एक स्वर होता है, एक अच्छा स्वर होता है, लय जिसको बोलते हैं ना, लय या ताल, ठीक है। ये होता है एक स्वीट साउंडिंग कह सकते हो, स्वीट साउंडिंग मतलब जो अच्छी सी आवाज़ होती है ना, सुरीली आवाज़, इसको कहते हैं मेलोडी, सुरीली या सुरीला ऐसे करके, जिसमें सुर होता है।
और ये जो मेलोडी होता है इसमें MELODY होता है, इसमें MALADY होता है, एक पैरोडी होता है। ये जो मेलोडी होता है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द मेलोडी टू ग्रो देन टेक हास्टी एक्शन, ठीक है। पैरोडी होता है, मैं बताता हूँ, रुको एक सेकंड। पैरोडी होता है किसी का मतलब हंसी उड़ाना, एक तरीके से होता है हंसी उड़ाना, ठीक है, हंसी उड़ाना, ये हो जाएगा हंसी उड़ाना। और ये होता है आपका रेमेडी, तो आप जानते हैं ना, इलाज होता है, रेमेडी होता है इलाज उपचार, ये होता है उपचार। रेमेडी फॉर ऑल डिसीज आपने सुना होगा ना, रामबाण। और ये जो मेलोडी होता है ये होता है नुकसान, ये होता है हानि, नुकसान कह सकते हो, इसको कहते हैं नुकसान। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देयर इज नो पॉइंट, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, इन अलाउइंग द मेलोडी टू ग्रो, चीज़ों को बढ़ाने के लिए नुकसान का कोई पॉइंट नहीं है इसमें। एंड देन टेक हास्टी एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट, चीज़ों को अगर आप हास्टी करोगे मतलब जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दबाजी मतलब करते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि इसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप नुकसान ना हो, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान तो ऑब्वियसली होना ही है, ठीक है ना। तो बस यही सेंस है, और कोई तो वर्ड इसमें सेट होने का नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट एक और है, ये है क्लोज टेस्ट नंबर 6, सेट नंबर 6। बताइए, डिसिप्लिन इन एनी वर्क, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो अगर डिसिप्लिन की बात करें, जैसा कि मैं हमेशा करते आया हूं कि अगर आप पढ़ाई भी करते हैं काम भी करते हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो मामला ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो डिसिप्लिन इज एनी वर्क, इन एनी वर्क होना चाहिए वैसे तो, डिसिप्लिन इज एनी वर्क डूइंग वर्क रूल्स एंड रेगुलेशंस। सही है, सही है, एज सही है। इट इज डैश, इट इज व्हाट, इट इज हैप्पीली मिसअंडरस्टूड, या इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड, या स्लोली या प्राउडली। ऑब्वियसली यूजुअली, जनरली क्या होता है कि कई बारी चीज़ें मिसअंडरस्टूड हो जाती है, मतलब समझ से उल्टा समझ जाते हैं चीज़ों को, नहीं। हाँ, तो इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। डिसिप्लिन इज अ डैश, तो यहाँ पे तो आपका हो जाएगा यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है जनरली, यूजुअली का मतलब क्या होता है भैया, जनरली होता है, ठीक है ना। हाँ, आगे लिखा हुआ है डिसिप्लिन इज अ डैश, डिसिप्लिन इज अ डैश फॉर स्टूडेंट एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन। देखो मैंने भी बताया था और ये भी बता रहे हैं कि भाई साहब स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए ये जो डिसिप्लिन होता है एक तरीके से क्या होता है, डिसएडवांटेज तो हो नहीं सकता, ड्रीम नहीं होता है, कर्ज अभिशाप नहीं होगा, वर्च्यू होता है। वर्च्यू मतलब होता है आध्यात्म, वर्च्यू होता है एक अच्छी सी भावना, ठीक है। हाँ, ये होता है वर्च्यू, अध्यात्म जिसको कहते हैं, एक अच्छी सोच, एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंस हो सकता है। डिसिप्लिन है अगर आपके अंदर तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है ना। स्टूडेंट्स या पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशंस में जो लोग होते हैं। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड और लाइफ। सक्सीड इज अ मतलब जो भी डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है वो ऑलवेज सक्सीड होगा, सक्सीड्स होगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये ग्रामर का क्वेश्चन हो गया, सक्सीड्स होना चाहिए इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन्ड पीपल, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसमें भी वर्ब आ रही है। देखो अब यहाँ पे मेक्स नहीं आएगा, उसमें तो सक्सीड में एस लगा दिया, सक्सीड में एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट, बट यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी मेक्स नहीं होगा, मेक हो सकता है, मेड हो सकता था, हैड मेड ये भी हो सकता है, लेकिन पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में, यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो मेक हो जाएगा। इसमें मेक होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इससे पहले वाले में एस एस आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, ठीक है ना। हाँ जी। 30 में आप देखोगे डिसिप्लिन्ड शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल, कर्ब्ड, इम्पोज्ड, एडोर्न्ड या रिपोज्ड। ऑब्वियसली इम्पोज्ड होगा, इम्पोज का मतलब होता है थोपना। जैसे अगर मैं बार बार कह दूं कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आप ज़बरदस्ती किसी पे डिसिप्लिन नहीं थोप सकते,
डिसिप्लिन आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर को अपने आप अडॉप्ट करना पड़ता है। उसको आप किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते ज़बरदस्ती कि चलो मैं ये एक खुराक दे रहा हूँ आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, वो खुद ही लाना पड़ता है। तो डिसिप्लिन कैन नॉट बी इम्पोज्ड अपॉन एनीवन एल्स, किसी पे भी आप इम्पोज नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते ज़बरदस्ती, ठीक है, ये खुद ही लाना पड़ता है। तो इम्पोज्ड हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। बस हो गए। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये आपका 7th नंबर का स्टार्ट हो रहा है, सेट नंबर 7th। मिल्टन हार्से रिटर्न टू द विलेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न। एक नाम है किसी व्यक्ति का मिल्टन हर्सी, वो वापस अपने गांव आए जहां उन्होंने जन्म लिया था। इन द हार्ट ऑफ डेयरी कंट्री ही ओपनड हिज चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। उन्होंने क्या किया, ओपन किया हिज चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक ऐसा प्लांट जिसमें चॉकलेट बनाई जाती हैं। डैश 1905 मतलब 1905 है तो 1995। ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन में, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रेपोजिशन में मैं खुद सिखाता हूँ, आज ही की क्लास में सिखा के आया हूँ कि भैया किसी भी किसी भी ईयर का नाम अगर दे रखा है तो वहाँ पे आप प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। विद एक्सेस टू ऑल दी फ्रेश मिल्क ही डैश, यहाँ पे तो इन आ जाएगा, ही डैश, ठीक है, विद एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क ही डैश, ही नीडेड डिस्ट्रीब्यूटेड या कंसिडर्ड। आप इसमें से क्या लगाना पसंद करोगे भाई? देखो पहली बात तो एक मैं यहाँ पे एक कॉमन तुक्का मारने के लिए भी सेंस बता दूं कि नीडेड और नीडेड दोनों का साउंड एक जैसा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है, साउंड एक जैसा है, तो इन्हीं में से 60 to 70% चांसेस है कि इन्हीं में से आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे नीड होता है किसी भी चीज़ को मिश्रित करना, नीड का मतलब नीड नहीं, ये होता है नीड मिश्रित करना, ये होता है ज़रूरत। तो यहाँ पे भैया विद एसेस टू ऑल दी फ्रेश मिल्क ही नीडेड, मतलब उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है फ्रेश मिल्क चॉकलेट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, ये नीडेड होता है मिश्रित करना। कंसिडर होता है चीज़ों को कंसिडर करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना, आकलन करना, दिमाग में लाना। डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, तो ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ती है फ्रेश मिल्क की। ही बिगेन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट, उन्होंने स्टार्ट कर दिया अच्छी से अच्छी मिल्क चॉकलेट बनाना। द प्लांट डैश ओपन इन अ स्मॉल पेंसिल्वेनिया विलेज, एक जगह है पेंसिल्वेनिया गांव का नाम है, और वो प्लांट जो कि देखो प्लांट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कायदे से विच होना चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ पे विच नहीं है, तो यहाँ पे दैट यूज होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन। वह प्लांट जो इन्होंने यूज स्टार्ट किया है, ओपन किया है, इन अ स्मॉल पेंसिल्वेनिया विलेज इज टुडे द डैश चॉकलेट फैक्ट्री। कैसी चॉकलेट फैक्ट्री, देखो द लगा हुआ है तो ऑब्वियसली सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, मोस्ट लार्जेस्ट तो होगा नहीं, लार्जेस्ट हो जाएगा, सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बन गई है वो। लार्जर के पहले द नहीं आता है, लार्ज के पहले भी द नहीं आता है। इन द वर्ल्ड, अब वो पूरे संसार में सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बन गई है। द कन्फेक्शंस क्रिएटेड हियर आर डैश अराउंड द वर्ल्ड, जो कन्फेक्शंस हैं क्रिएट हियर आर डैश, बताओ, चॉइसेस, फेवरेट्स, कलेक्शंस या फिर सिलेक्शंस, क्या होना चाहिए? जो कन्फेक्शंस हैं, कन्फेक्शनरी स्टोर होते हैं ना, क्रिएटेड हियर आर डैश अराउंड द वर्ल्ड, फेवरेट्स हो जाएगा, क्या होना चाहिए बताओ? फेवरेट्स हो जाएगा ना भाई। जैसे कि भाई कोई भी फैक्ट्री है वर्ल्ड की नंबर 1 कैसे हो गई सबसे बड़ी फैक्ट्री, क्योंकि लोगों की पसंद है वो। जैसे चॉकलेट का अगर नाम लें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क, क्योंकि वो इतनी बड़ी है, लोगों की फेवरेट है। इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? क्योंकि वो फेवरेट है, लोगों को पसंद आती है, क्वालिटी के बेस पे या कैसे भी, ठीक है। आगे चलो,
अ डैश ऑफ ट्रक्स कैरिंग सोल्जर्स। भाई ट्रक्स का जो होगा वो क्या होता है बताओ, ट्रक्स हो या कोई भी व्हीकल हो, बहुत सारे व्हीकल जब एक साथ चलते हैं, ये हम वोकैबुलरी में पढ़ते हैं, वन वर्ड्स में मैं आपको कई बार पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ कि सुनो भाई, कि अगर किसी झुंड को क्या कहते हैं, तो वाहनों के झुंड को कॉन्वॉय कहते हैं, काफिला। क्या कहते हैं इसको? काफिला कहते हैं। बेबी तो ये लड़कियों का झुंड होता है, गर्ल्स का। ये आपका DSSB में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्रू होता है लोगों का, सोल्जर्स का होता है। फ्लॉक होता है झुंड जानवरों का। was coming down the mountain road, the trucks dash as there had been heavy snowfall in that area। तो was moving है नहीं, तो यहाँ पे was coming है तो ऑब्वियसली was moving होगा, सॉरी were moving होगा, क्योंकि ट्रक्स ज़्यादा है ना, तो were moving होगा, ज़्यादा है तो were moving होगा। The trucks were moving as there had been heavy snowfall in that area। Suddenly with a dash huge tree crash, splash, buzz और scream a huge tree on the dash। अब देखो अचानक से क्या होता है, रोड पे बीचों बीच क्या हो जाता है, एक पेड़ गिर जाता है, एक बहुत बड़ा पेड़। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं ना। क्रैश मतलब होता है टूट के गिर जाना, ठीक है। स्प्लैश तो ऐसे छपका मारना होता है, पानी वानी का स्प्लैश होता है। स्क्रीम चीखना होता है, बज होता है भिनभिनाना। तो क्रैश हो जाएगा। क्रैश किसी भी चीज़ का धराशायी होना, जैसे पेड़ अचानक से टूट के रोड पे गिर गया तो उसको क्रैश कहते हैं। डैश डैश द ड्राइवर डैश। अब देखो यहाँ पे पहले इसको पढ़ लेते हैं। हिल साइड फेल ब्रिंगिंग अलॉन्ग विद इट बोल्डर्स एंड मड। इसके साथ साथ क्या चीज़ आ गई? मड मतलब एक तो वो होता है ना, कूड़ा करकट सा आता है, उसके साथ साथ पेड़ के वो पत्ते वत्ते आते हैं, और साथ के साथ कीचड़ वीचड़ सा आ जाता है, ठीक है। डैश द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट ट्रक स्टॉप्ड इन टाइम, ठीक है। तो सिमिलरली, लॉजिकली, फॉर्चुनेटली या मैजिकली। देखो मैजिकली तो होगा नहीं, मतलब जो पहला ड्राइवर था भाई, पहला ड्राइवर, उसने उस ट्रक को रोक लिया समय से, यानी कि फॉर्चुनेटली होगा, लॉजिक नहीं लगते वहाँ पे। भाग्यपूर्ण टाइम से पहले ही उन्होंने, सिमिलरली नहीं होगा, मैजिकली भी नहीं होगा, फॉर्चुनेटली उन्होंने अपने ट्रक को रोक लिया। पहला वाला जो ड्राइवर, उसने जैसे देखा तुरंत रोक लिया। द सोल्जर्स गॉट डाउन एंड स्टार्टेड। सोल्जर्स नीचे उतरे और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्या चीज़? चेंजिंग द रोड, ऑल्टरिंग द रोड, मूविंग द या क्लियरिंग। रोड को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, नहीं ना। ऑल्टर मतलब बदलाव करेंगे, नहीं ना। मूविंग मतलब रोड को हटाएंगे, रोड को साफ करेंगे। तो रोड को साफ करना स्टार्ट कर दिया। ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डैश हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। तो आगे चलो, 4 ऑप्शन में देता हूं, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। बताइए क्या होना चाहिए इसमें से। ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग। जो ड्रग एडिक्शन होता है वो क्या होता है? आप एक पर्टिकुलर ड्रग लेते हैं बार बार, उसको एडिक्शन कहते हैं। अ पर्टिकुलर ड्रग डैश हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। मतलब जैसे मैं ड्रग एडिक्टेड हूँ तो इसको क्या कहेंगे? ड्रग एडिक्शन है मुझे, तो उसको क्या कहेंगे कि मैं एक ही ड्रग को बार बार ले रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि इससे मुझे नुकसान हो रहा है, फिर भी मैं उसको ले रहा हूँ। इसको ड्रग एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन हमेशा गलत चीज़ का होता है। तो ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। के बजाय, डेस्पाइट मतलब के बजाय, के बावजूद, मतलब आपको पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हार्मफुल हैं, फिर भी हम उसको ले रहे हैं। एडिक्शन हो जाती है ना उसकी। तो डिस्पाइट होना चाहिए। डिस्पाइट के साथ ऑफ तो आएगा ही नहीं, इन स्पाइट के साथ ऑफ आएगा, ठीक है। और 2 तो हालांकि होता है, इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो डैश द सोसाइटी। देखो
जो ड्रग एडिक्शन होती है वो ना केवल अपने एक इंडिविजुअल की हेल्थ, मतलब जैसे मुझे अगर एडिक्शन है तो वो सिर्फ मेरी हेल्थ को ही बर्बाद नहीं करेगा और मेरे रिलेशंस को ही बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करता है, बट ऑल्सो डैश द सोसाइटी, वो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी को, इम्पार्ट करता है या इम्पैक्ट करता है या रिड्यूस, वो सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करता है, यानी कि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। लोग देखते हैं, गालियाँ देते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, वहाँ के बच्चे बिगड़ सकते हैं, किसी और को भी लत लग सकती है। एंड द एनवायरनमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स, अगर आप पर्टिकुलर कुछ ड्रग्स को प्रिवेंट करते हैं, कैन बी पॉसिबल बाय देयर सेल, आप तो उनको कैसे कम कर सकते हैं भैया, उनकी जो सेल है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए। ठीक है, अगर ड्रग एडिक्शन कम करना है तो जो भी ड्रग सेल होते हैं अगर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं, इलीगल ड्रग्स सेलिंग होती है ना, अगर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं तो ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पे ये ड्रग एडिक्शन कम हो सकता है। परफॉर्मिंग नहीं, परफॉर्मिंग थोड़ी ना रोकोगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, परफॉर्म नहीं करेंगे। आगे चलो, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना, रोक लगाना। देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम किसी को नहीं देंगे। ड्रग एडिक्ट्स शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं जिनको इस चीज़ की आदत लग चुकी है उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड डैश फैसिलिटी एंड रेग्रेशन फैसिलिटी, सॉरी हाँ, डैश फैसिलिटीज कैसे होना चाहिए, रिग्रेशन, रेजिग्नेशन, रीजेनरेशन या रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन होगा, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है, हैबिलिटेट होता है मतलब वहाँ के जो निवासी होते हैं ना, निवासी, एक तो होता है हैबिलिटेट होना, ठीक है, और एक होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से उसी हालत में लेके आना, ठीक है ना, तो वो तो हैबिलिटेट होता है। और रिग्रेशन तो पछतावा होता है, ये तो आएगा ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मान लीजिए, देखो मैं अच्छे से बता देता हूँ, टेंशन मत लो, ये होता है पछतावा, ठीक है, और रीजेनरेशन होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से जनरेट करना। अब जो इंसान एडिक्टेड है उसको दोबारा जनरेट नहीं करेंगे, दोबारा से रिहैबिलिटेट का मतलब होता है दोबारा से उसी हालत में लाना, ठीक है। हाँ, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं पुनः स्थापना करना, पुनः स्थापित करना, ऐसे लिख सकते हो, ये इसका मीनिंग हो सकता है। पुनः स्थापित करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से उसी सिचुएशन में लाना जो पहले थी। और रेजिग्नेशन तो रिजाइन करना होता है, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। 45 में क्या होगा बताओ, द कंजम्पशन फॉर ड्रग्स या ऑफ ड्रग्स या बाय या कंजम्पशन ऑफ, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन होता है ना, कंज्यूम करना, कंजम्पशन है ना। हाँ, तो मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज टू स्केल डाउन द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि मोटिवेशनल और अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाने चाहिए, लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि ये गलत चीज़ है, अवेयरनेस भी फैलाई जानी चाहिए जिससे कि लोगों को पता चले कि ये गलत चीज़ है। कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, कि जो ड्रग्स ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, वो गलत है, ठीक है। एक सेट और बचा है लास्ट 10th, ये है आपका सेट नंबर 10, करप्शन के बेस पे है, करप्शन, ठीक है, करप्शन तो आप जानते हो। चलो बताइए फटाफट से, इसका आंसर बताओ जल्दी से, कौन बताएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा और आसान सा है, आराम से बता सकते हो, ठीक है भाई। करप्शन इज वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक और प्रॉब्लम है करप्शन। तो माइनर तो छोटा होता है, छोटी प्रॉब्लम्स में से नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स में से मेजर प्रॉब्लम। पावरफुल तो ताकतवर होता है, कोई मतलब नहीं बनता है। करप्शन ना तो पावरफुल है ना स्ट्रांग है, वो क्या है, मेजर प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। इट इज़ एन एक्ट डन विद डैश, अब इसका मतलब देखो, ये एक ऐसा एक्ट है जिसको लोग चाहते हुए भी करते हैं। जैसे मुझे पता है कि मैं पुलिस में हूँ और मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आ जाता है लालच, लालच आ जाता है, इसीलिए हम एसएससी सीजीएल में सबसे पहले लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, फिर वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उनके पास रिश्वत आ जाती है, आधा पैसा या जो भी है, फिर वो लोग चीज़ों को दबा देते हैं। तो इससे क्या होता है, सरकार के पास पैसा नहीं जा पाता है। तो भ्रष्टाचार हर फील्ड में है ना। तो ये हो जाता है इंटेंशन, मतलब ऐसा
एक्ट है जो इंटेंशन के साथ किया जाता है टू गेन सम अनड्यू एडवांटेज, ऐसे एडवांटेज लेने के लिए जो हमें नहीं लेने चाहिए। इनकंसिस्टेंट विद ऑफिशियल ड्यूटी, गवर्नमेंट हैज डैश मैनी स्कीम्स। देखो जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा से ही हर अवेयरनेस को लेके, हर चीज़ को लेके क्या करती है, अलग अलग स्कीम्स निकालती है कि सुनो भाई जो गरीब है उनके लिए हम जन धन योजना ला रहे हैं, तो उनको अनाउंस किया जाता है। किसी भी स्कीम को क्या किया जाता है, रिटन तो नहीं किया जाएगा, अनाउंस किया जाता है। तो अनाउंस मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के भलाई के लिए। बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश इन इंडिया, डैश इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री नेशन ओनली व्हेन ऑल द सिटीजन्स। देखो मतलब क्या होता है, जैसे कि सरकार क्या करती है, लोगों को ये बताती है कि सुनो आपके लिए एक स्कीम लेके आ रहे हैं, सबको एक एक घर मिलेगा जिनके पास घर नहीं है। अब घर के लिए पैसा आता है, पैसा डायरेक्टली तो उनके पास नहीं जाता ना, प्रोसेसिंग के थ्रू जाता है, एक प्रोसेसिंग होती है पूरी प्रॉपर। तो वहाँ से धांधलेबाजी शुरू हो जाती है, वो पैसा सरकार के पास, सरकार के ऑफिशियल्स के पास जाता है, फिर वहाँ से क्या होता है, करप्शन बढ़ जाता है। तो इसमें आपका बताओ क्या होना चाहिए। बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड मतलब करप्शन लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि खत्म हो पाएगा भारत में, है ना। हाँ एलिमिनेटेड, इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री, इंडिया यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। एलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, तो करप्शन समाप्त नहीं हो सकता ऐसा लग रहा है, इम्पॉसिबल है। इंडिया हाँ एक तरीके से करप्शन फ्री हो सकता है, कब हो सकता है, ओनली व्हेन, सिर्फ तभी हो सकता है जब ऑल दी सिटीजन्स डैश रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे के सारे जो लोग हैं, जैसे कि मान लो मैंने हेलमेट नहीं लगाया, अब मैं करप्शन कैसे करूँगा, मान लो मैं नहीं, मतलब सामने वाले को भाई पैसे देने हैं क्योंकि उसने मुझे पकड़ लिया है, तो मैं पुलिस वाले को 100 रुपये दे दूंगा, जबकि मेरा चालान है 200 रुपये का या 2000 का, तो मैं उनको 500 रुपये दे के अपना 1500 बचा रहा हूँ, तो करप्शन हो गया। अगर या तो मैं हेलमेट लगा के चलूँ तो करप्शन रुक जाएगा, या फिर मैं 2000 के 2000 रुपये उनसे चालान के दूँ, दोनों ही नियम है, हम बीच का नियम ढूंढ लेते हैं अपना खुद का, यार कर लो ना एडजस्ट। तो ऐसा अगर सारे के सारे सिटीजन्स अपने रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, है ना, विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, बहुत अच्छे से, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हेलमेट लगा के जाऊंगा, एंड कोऑपरेट होल हार्टेडली, और पूरी तरह से इस चीज़ को कोऑपरेट, अगर गलत करते हुए देख रहे हो ना सामने, भले ही आप उससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप उसमें उंगली कर रहे हो कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो गलत है, ये हमारे देश हित में है ही नहीं है, तो आप उसको भी ठोक दो, तब जाके करप्शन फ्री हो सकता है अपना भारत। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन यानी कि 10 क्लोज टेस्ट कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। क्लास इज ओवर नाउ, और अगर आप लोग इंग्लिश का कंप्लीट फाउंडेशन बैच चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से ये क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। ये मात्र बहुत ही कम फीस में आपको ये बैच मिल जाता है, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। और अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 की टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली आकर के गुरुकुल ज्वाइन करना है, जहां हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, अंडर गाइडेंस, डाउट्स सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है, ठीक है। तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आपको PDF मिलेगी इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे, ठीक है भैया, शुक्रिया।